वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग को साइंस पढ़ना है, कक्षा 10 एनसीईआरटी, ठीक, विषय विज्ञान। अध्याय आपका 1 है अभी, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में हम लोग अगले वीडियो में ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में पढ़े थे। तो हम लोग को अब इसमें पढ़ना है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया, ठीक, यानी जिसका दूसरा नाम है रिडॉक्स अभिक्रिया। तो हम लोग को ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया यानी रिडॉक्स अभिक्रिया इस वीडियो में पढ़ना है। और इसके बाद मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन के बाद एक हेडिंग और आपका है, बस उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पहले देख लीजिए रिडॉक्स का मीनिंग यानी रिडॉक्स, ये रिडॉक्स है, रिडॉक्स अभिक्रिया यानी रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स ये है, तो अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे यानी रिडॉक्स को हम लोग तोड़ेंगे तो ये दो भाग में आएगा, यानी RED, यानी ये क्या हो गया रेड, फिर OX बचा तो ये क्या हो गया ऑक्स, यानी रिडॉक्स को हम लोग तोड़े तो रेड प्लस ऑक्स, ठीक, रेड प्लस ऑक्स हो गया। तो इसका मतलब क्या है? रेड का मतलब क्या होता है? लाल होता है, हाँ, रेड का मतलब लाल होता है, ऑक्स का मतलब बैल होता है ना। तो मतलब हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया, लाल बैल को रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे? जी नहीं, ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कि ये जो रिडॉक्स हम लोग तोड़े हैं, ये रेड और ऑक्स, इसका ये हिंदी मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक, यानी ये गलत है। तो देखिए रेड है, रेड से आपका हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। रेड से होता है रिडक्शन, ठीक है, रेड से आपका रिडक्शन होता है। और OX यानी ऑक्स से क्या होता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यानी रिडॉक्स का सही मतलब इसमें ये निकलेगा कि रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का हिंदी क्या होता है? अपचयन। और ऑक्सीडेशन का ऑक्सीकरण। यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों रिएक्शन होगा तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। यानी अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रिया साथ में होगा तो उसे क्या बोलेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये तो हो गया ऐसे समझने का तरीका। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनीसन देख लेते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम में इसका डिफिनीसन कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यानी रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, ठीक, यानी जो ऑक्सीकरण है और अपचयन दोनों क्या होता है? साथ साथ अभिक्रिया होता है, तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर से देख लीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण आप जानते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है अपचयन अभिक्रिया में। तो यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा भी और ऑक्सीजन निकलेगा भी, तो ऐसी अभिक्रिया जब होगी तो उसको क्या बोलेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। देखिए यही बोल रहा है ना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं,
ठीक, ये हो गया, तो इसका डिफिनीसन हो गया। ठीक, तो ये देखिए, ये आपका एग्जाम्पल नीचे देखिए, CuO प्लस H2, इसे उष्मा दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है, Cu प्लस H2O। तो ये रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कैसे रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए CuO यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यानी O है ऑक्सीजन है, और यहाँ देखिए Cu अकेला हो गया, यानी ये जो ऑक्सीजन है वो कॉपर से निकल गया है, यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है ना, अपचयन, ये अपचयन अभिक्रिया हो रहा है आपका, ये अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ H है, H2 है यानी हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या हो गया, H2O यानी इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ H2 है, यहाँ O जुड़ गया इसमें, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, यानी यहाँ देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो रहा है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, ये एक रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, यानी इसमें दोनों हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रिडॉक्स अभिक्रिया। इसे आप ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, JDN प्लस C अभिक्रिया करके JDN प्लस CO बन रहा है। यहाँ देखिए JDN है, यहाँ JDN नहीं है, यहाँ O भी था। ठीक, तो यहाँ देखिए JDNO है, यानी JDNO है, और इधर कितना हो गया, JDN हो गया। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया है, अभिक्रिया होने के बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें से निकल गया। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है ना, अपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन का निकलना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद क्या है, ये कार्बन है। ठीक, ये C अकेला है, और यहाँ पे देखिए CO हो रहा है, यानी ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रहा है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये भी देखिए, ये मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो रहा है और अपचयन अभिक्रिया भी हो रहा है, यानी दोनों अभिक्रिया साथ साथ में हो रहा है। तो ये क्या हो गया, रिडॉक्स अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ये दो एग्जाम्पल हो गया आपके ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का। तो इसके बाद एक लास्ट हेडिंग आपका बचा है इस चैप्टर का, चलिए उसको भी हम लोग इसमें पढ़ के और आज ये चैप्टर ख़त्म कर देते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं कौन सा हेडिंग है वो। तो ये देखिए, ये लास्ट हेडिंग आपका है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव, यानी ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है उसका दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ठीक, तो देखिए इसका क्या प्रभाव है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, तो इसका है संक्षारक, कोरोसियन। ठीक, संक्षारक, तो देखिए संक्षारक क्या होता है, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। यानी जब कोई धातु है, अगर वो आर्द्रता या फिर वायु या फिर पानी या अम्ल आदि के मतलब संपर्क में आता है, उसके संपर्क में उसे रखा जाए तो क्या हो जाता है, धातु संक्षारित हो जाता है। ठीक, धातु संक्षारित हो जाता है। जैसे लोहा है, तो लोहा को अगर आप रखेंगे खुले में मतलब कि कुछ दिनों तक, तो उस पर जंग लग जाता है। तो ऐसे ही कोई भी धातु हो तो वो संक्षारित हो जाता है। तो संक्षारक किसे कहते हैं, जब कोई धातु आर्द्रता, वायु,
पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तब धातु संक्षारित हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए उदाहरण जैसे है लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। दूसरा है चांदी, सिल्वर पर काली परत जमना, सिल्वर जो है वो मतलब वायु में रहता है ज़्यादा दिन तक तो उस पर काली परत जम जाती है, तो ये भी संक्षारण होता है उसमें, ठीक। तांबे पर हरी परत जमना, और तांबा जो होता है उस पर क्या होता है, हरी परत जम जाती है, तो वो क्या है, संक्षारण का उदाहरण, यानी तांबे पर हरी परत जमना, तो ये क्या है, संक्षारण का ये सब एग्जाम्पल है। ये देखिए विकृगंधिता रेंसिडिटी, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। यानी विकृगंधिता क्या होता है, वसायुक्त, जैसे कि वसायुक्त जो पदार्थ है या तैलीय, ठीक, मतलब तेल से बना हुआ कोई भी पदार्थ है, खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर, अगर वायु के संपर्क में मतलब वायु में उन्हें रखा जाए तो उपचयित हो जाते हैं। उपचयित यानी ऑक्सीकरण उसमें जुड़ जाता है, उपचयित अभिक्रिया, उपचयित को ही ऑक्सीकरण बोलते हैं, ठीक। तो ऑक्सीजन उसमें आ जाता है तो उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होता है, मतलब जिससे क्या होता है, उनका स्वाद बदल जाता है और गंध मतलब वो उनकी जो खुशबू है वो भी बदल जाती है। जैसे कि आपके घर में कोई भी खाना वाना है तो मतलब कि अगर उसको वायु में रखा जाए कुछ टाइम तक तो उसका स्वाद जो होगा वो बदल जाएगा और वो मतलब खाने योग्य नहीं रहेगा, ठीक। मतलब कि उसके गंध में भी परिवर्तन हो जाएगा, तो हम लोग उस खाने को नहीं खाएंगे। अब आप पूछेंगे कि तैलीय पदार्थ, जैसे चिप्स है, आपका चिप्स जो है वो भी तो तैलीय पदार्थ है जो हम लोग खरीद कर खाते हैं। तो चिप्स जो है वो भी मतलब तेल से बना है, लेकिन वो क्यों बहुत दिन तक चलता है ना। तो चिप्स का जो पैकेट होता है, आप जानते हैं ना, चिप्स का पैकेट, जो चिप्स खाते हैं आप तो वो पैकेट में पैक होता है ना। तो वो पैकेट जो होता है वो पहले लेते हैं आप लोग तो वो फूला होता है ना वो उसका पैकेट, तो उसमें गैस भरा रहता है। कौन सा गैस होता है वो, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, इसीलिए वो मतलब विकृगंधित नहीं होता है, मतलब कि वो खाने योग्य बहुत दिन तक रहता है, इसलिए वो जल्दी मतलब कि ख़राब नहीं होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है इसलिए। तो हो गया, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है इसलिए वो क्या होता है, खाने मतलब कि बहुत दिन तक चलता है। और देखिए ऐसे सीधे थोड़ी ना हम लोग के पास आ जाता है, तो कि वो कब का बना होता है, फिर कहाँ से कहाँ तक जाता है, फिर उसके बाद आता है, फिर कितने दिन बाद देखेंगे दुकानदार अपने दुकान पे रखा रहता है तब भी नहीं बिगड़ता ना, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है जो उसे विकृगंधित होने से बचाता है। जो चिप्स होता है उसे विकृगंधित होने से बचाता है, ये जो नाइट्रोजन गैस उसमें भरा होता है पैकेट में वो। तो चलिए ये तो हो गया, अब आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। यही आपका लास्ट हेडिंग था जो हम लोग आज पढ़ लिए हैं, वो भी आप आज का आपका ये जो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, तो हम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। आप पूरा चैप्टर पढ़े हैं तो एक क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या बनता है। तो इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या बनता है, जिसको आएगा वो कमेंट करके ज़रूर हमें बताए कि मतलब कि फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, ठीक। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जिसको आएगा, जिसको नहीं आएगा उसको हम बता देंगे, जो कमेंट करके पूछेगा उसी को बताएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप बताएंगे इसको। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये चलिए बताइए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का अन्य नाम क्या है। जल्दी से बताइए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का अन्य नाम क्या है, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया को और किस नाम से जानते हैं। तो ये हम आपको बता दे रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन, ठीक, यानी इसका दूसरा नाम क्या है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया।
ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है आपका, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए था, होमवर्क आप करके हमें बताएंगे। और सेकेंड वाला देख लीजिए, जिसको आ रहा था सही है और जिसको नहीं आ रहा था देख ले इसमें। थर्ड क्वेश्चन है ऑक्सीकारक को परिभाषित कीजिए। तो अभी हम लोग पीछे सब पढ़ चुके हैं, उसी में से कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको छाट छाट के पूछ रहे हैं। तो ऑक्सीकारक को आपको परिभाषित करना है, चलिए करिए। ऑक्सीकारक को कैसे परिभाषित करेंगे? तो ऑक्सीकारक का डिफिनीशन आप क्या लिखे थे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, उसी को कहते हैं ना, यानी वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। तो देखिए ऑक्सीकारक का परिभाषा क्या होगा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक। यानी जिस पदार्थ में किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ है जिसका क्या होगा, अपचयन होगा, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अब 4 क्वेश्चन पे आइए। क्या है? रिडॉक्स अभिक्रिया में कौन कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं रिडॉक्स अभिक्रिया में कौन कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो चलिए बताइए कौन कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण और अपचयन, यही होता है ना। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिडॉक्स अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं? तो रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। ये हो गया इसका आंसर। तो देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए, ठीक। यानी निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं, ये आपका फर्स्ट सेकंड करके क्या दिया है? रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है, संतुलित समीकरण लिखना है, ठीक। तो देखिए ये फर्स्ट वाला क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, तो हम लोग को इसको संतुलित करके लिखना है समीकरण के रूप में। तो हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, हम आपको बोले ना सूत्र आपको ज़रूर याद करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे आता है, यानी H से दिखाते हैं, हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे अभी हम 2 नहीं लिखे हैं, उसके बाद प्लस क्लोरीन को Cl से, ठीक। हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं और क्लोरीन को किससे? Cl से। ये दोनों जब अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो HCl, हाइड्रोजन H से, Cl से क्लोराइड। तो देखिए ये तो क्या क्या बोल रहा है? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखना है, संतुलित करके लिखना है। तो संतुलित करना हम आपको बहुत सारा बता चुके हैं, अगर आ गया आपको तो अच्छा है, नहीं तो इसमें देखिए। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है, मान लीजिए यहाँ हम कुछ नहीं लिखे हैं, ठीक। तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन, Cl यहाँ 1 है तो Cl, ऐसे नहीं होगा, ठीक। यहाँ देखिए H2 है, हाइड्रोजन कितना है? H2, और क्लोरीन आपका Cl2, ऐसे लिखा जाता है H2 प्लस Cl2। अब ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, यहाँ 1 ही है। यहाँ अगर हम लोग 2 लगा दिए तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, और क्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ 2 लगा है यानी यहाँ क्लोरीन 2 हो गया, ठीक। ऐसे ही लिखना है। जैसे आपका सेकेंड वाला देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस क्या है? Al2 SO4 का थ्राइस, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। उसके बाद ये अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस उसके बाद क्या बोला है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी 2AlCl3 है आपका, ठीक। यहाँ 3 है। तो देखिए ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए
बेरियम क्लोराइड है प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ बेरियम कितना है, बेरियम Ba कितना है, 3 लगा है तो 3 है। यहाँ भी कितना है, 3 है। ये बराबर हो गया। क्लोरीन कितना है, यहाँ 2 लगा है, Cl2 लगा है, तो यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ 3, 3 दूनी 6, यानी क्लोरीन 6 है यहाँ पे। तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। देखिए यहाँ क्लोरीन है, यहाँ 3 लगा था, हम आपको बोले ना, यहाँ 3 लगा है और यहाँ 2 है, यानी 3 दूनी 6। क्लोरीन कितना है, 6 है, तो क्लोरीन भी बराबर हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम कितना है, Al लगा है और उसके बाद 2 लगा है, यानी एल्यूमिनियम जो है वो 2 है। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। Al है, यहाँ 2 लगा है, यानी एल्यूमिनियम कितना है, 2 है आपका। उसके बाद ये SO4 का थ्राइस, यानी ये जो SO4 है आपका, SO4 यहाँ थ्राइस है, तो कितना हो गया। तो देखिए सल्फ़र, यानी सल्फ़र यहाँ है, यहाँ 3 लगा है, यानी ये जो सल्फ़र है वो आपका 3 ठो है, तो यहाँ S है, यहाँ 3 लगा है, यानी सल्फ़र 3 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन जो है यहाँ 4 लगा है, यहाँ 3, 4 तिहाई 12, यानी ऑक्सीजन 12 है, तो O4 यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 4 तिहाई 12, यानी 4 ऑक्सीजन भी हो गया, यानी जितना इधर है उतना इधर भी है, दोनों साइड बराबर है। तो ये क्या है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये हो गया आपका। ये कुछ क्वेश्चन था जो हम कर लिए हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपको दिए है होमवर्क, आप उसे हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे हमें पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।